नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लग्न में यदि लग्न में ही बुध बैठ जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली में कर्क राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष को आधार बनाकर भृगु सरल पद्धति को सीखना चाहता है या वो जैमिनी पद्धति को भी या पराशरी पद्धति को भी सीखना चाहता है, पहले भृगु सरल पद्धति को सीखने के बाद ही वो इन अलग अलग पद्धतियों में पारंगत हो सकता है। आपने चाहे इसके ज्योतिष के विषय में 50 पुस्तकें पढ़ी हों, 100 पढ़ी हों, आपको बार बार दिक्कतें आती हैं क्योंकि भृगु सरल पद्धति आधार हम नहीं जानते हैं। एक अकेले ग्रह को लेकर उसके सारी दृष्टियों को जान लेना और वो कहाँ कहाँ नज़र डाल रहा है, अगर आप एक अकेले ग्रह को किसी कुंडली में अच्छे से जान जाते हैं तो फिर जब इकट्ठे हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे जब इकट्ठे वाले, तो उसमें आप फटाफट पारंगत हो जाएंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखे, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। प्रथम भाव किसी भी कुंडली में हमारे स्वरूप को बताता है, हमारी सोच को बताता है, समाज हमारी किस प्रकार की इमेज लेकर चलता है वो लग्न से पता लगती है। याद रखिएगा, आप अपने बारे में क्या लेकर चलते हैं वो चंद्र राशि से या चंद्रमा से पता लगता है, लेकिन समाज आपके बारे में क्या सोचता है वो लग्न कुंडली से या लग्न राशि से पता लगता है। अभी जब लग्न में ही बुध आकर बैठे हुए हैं तो क्या है, आपको पता है बुध वैसे बुद्धि के देवता माने जाते हैं। वैसे हम लोगों ने अलग अलग लग्न के वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखे हैं। कोई लग्न के बेसिक स्वभाव को अभी भी नहीं जानता है कि कर्क लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या सोच है उसकी, क्या रवैया, किस प्रकार की चीज़ें उसको पसंद है, नापसंद है। तो हमारी लग्न की वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा तो ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, लग्न हमारे शरीर, हमारी सोच, इन सब बातों को, कोई सर में चोट, इस प्रकार की बातें भी लग्न से देखी जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है और ये आपको पता है इकलौता ऐसा भाव है जिसको लक्ष्मी त्रिकोण में भी गिना जाता है और केंद्र हाउसेज में भी गिना जाता है। इनफैक्ट अगर कोई ग्रह स्वग्रही होकर लग्न में बैठता है तो वो बहुत बली कुंडली बन जाती है। फिर वहाँ लग्न भी और लग्नेश भी दोनों बली माने जाते हैं। किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना चाहिए? लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश और दशाशेष, यानी किसकी दशा चल रही है। तो ये सारी बातें हमारे लिए, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे लिए कोई प्लैनेट बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत भाग्यशाली, आय भाव बढ़ाने वाला, धन भाव बढ़ाने वाला, लेकिन उसकी ग्रह की महादशा हमें उसका उपभोग, उसको सुख ही नहीं मिला उसका भोगने का, तो फिर वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उसके उस जन्म में उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये बात याद रखिए, अच्छी कुंडलियों में भी, यानी जहाँ पर कई अच्छे लग्जरियस प्लैनेट की दशा अगर लग जाती तो बहुत अच्छा फल देती, लेकिन वो दशा आई ही नहीं। तो ये बात याद रखना आपको। और टाइमिंग भी बड़ी मैटर रखती है। जैसे मान लीजिए शुक्र की बहुत आप एक्सेल्ड का शुक्र बैठा हुआ है और एक्सेल्ड का शुक्र आपके चतुर्थ भाव में या द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से आपका कौटुंबिक सुख, रिसोर्सेज और भवन, वाहन, ये सब होना चाहिए था, बड़ा भव्य होना चाहिए था। लेकिन जब तक वो ट्रिगर नहीं करेगा, यानी जब तक शुक्र की महादशा एंटर नहीं करेगी, तब तक उसका असली सुख उसको नहीं मिल पाएगा। पता लगा वो सुख ऑलरेडी जब वो पैदा हुआ था तो वो शुक्र की जो महादशा होती है 20 साल की, उसमें से 18 साल निकल चुके थे, 2 ही साल उसने जन्म के भोगा, उसके बाद वो नहीं भोग पाए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ग्रह की महादशा आप जब पैदा हों तो एटलीस्ट ट्रिगर तो कर जाए, यानी इस व्यक्ति की ट्रिगर तो कर गई, यानी ऑन तो हो गई। कई ऐसे भी होते हैं कि जिस प्लैनेट की, जिस बेस्ट प्लैनेट की वो एक्सपेक्टेशन में होते हैं, वो दशा जीवन में आ ही नहीं पाती है। तो लग्नेश बहुत बली अगर कुंडली में है तो कुंडली बहुत भाग्यशाली है, या लग्न बली है तो भी भाग्यशाली है। फिलहाल देखिए कर्क लग्न है, इसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो उसका माने लग्नेश बली है। अभी लग्न की बात कर ले तो लग्न में बुध विराजमान है। बुध हालांकि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन ये दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं। क्लियर हो गया कि इस प्रकार से कोई इसका कारण, मतलब इससे क्या होता है, प्लाया जो हम कहते हैं स्लिम व्यक्ति है, स्लिम ड्रिम है और ज़्यादा मोटा नहीं हो पाएगा। कुंडली में देखिए आजकल की दृष्टि में जिसको हम कह देते हैं यार ये तो स्लिम है, बहुत ज़्यादा फिट है, आपको पता है कि वो बिना विरोधाभास के प्लैनेट्स के नहीं मिल सकता है। जैसे मान लीजिए शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा सुखी होकर आपके लग्न में बैठ जाता तो वो आपको शरीर को मोटा कर देगा। लेकिन अगर आपका शरीर आप चाहते हैं थोड़ा स्लिम हो तो उस चंद्रमा पर कहीं ना कहीं पाप ग्रह की दृष्टि होना या चंद्रमा का कृष्ण पक्ष की तरफ जाना ज़रूरी है।
तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किसको आप शुभ मान रहे हैं, किसको अशुभ मान रहे हैं। तो ये जो प्लैनेट की डेफिनेशन आपने तय कर रखी है कि जैसे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो कहता है यार अशुभ हो गया, पता लगा उसी दृष्टि के कारण आप बचे हुए हैं, कई प्रकार के रोगों से बचे हुए हैं। तो ये विचार आपको करना पड़ेगा कि जिसको आप वास्तव में शुभ लेकर चल रहे हैं वो किस तरह की शुभता की बात करता है। क्लियर हो गया? अभी बुध है तो बुध की ये जो थोड़े सा अंतर कलह है ये क्या करेगा, बुद्धिमान तो आपको बनाएगा लेकिन आपको ज़्यादा मोटा नहीं होने देगा। अगर इनफैक्ट चंद्रमा भी यहाँ शुक्ल पक्ष का आ जाता है तभी भी ये शरीर को स्लिम रखेगा, क्योंकि विरोधाभास है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं और वो लड़ाई ही आपको ज़्यादा मोटा होने नहीं देगी और ये इनफैक्ट आपके लिए एक एडवांटेज का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात, ये दृष्टि देखना बहुत ज़रूरी है कि हर बार लड़कर ही नुकसान ही होगा, ऐसा है क्या? नहीं है। कई बार ये विरोधाभास हमारे कई शारीरिक रोगों को या शारीरिक लुक को अच्छा कर देता है। क्लियर हो गया? अब जैसे प्रथम भाव में अगर एक राहु बैठ जाता है और दुश्मन उसमें, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी चाहे कितना ही प्रयास कर ले वो मोटापा नहीं ला पाता है अगर उसके एनिमी हाउस में बैठ जाता है। क्लियर होगा? तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा, कहीं ना कहीं फायदा है, आपकी फिगर बॉडी मेंटेन रहेगी। नुकसान अभी क्या है, क्योंकि पहले भाव में एनिमी हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में चोट लग सकती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर एनिमी हाउस में बुध बैठा है तो जब ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है तो बुद्धि में एक प्रकार की कह सकते हैं जिस प्रकार की हम चाह रहे थे कि भाई ब्रिलियंसी जो हम चाह रहे थे, ब्रिलियंसी तो नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ क्योंकि वो मस्तिष्क पहले प्रथम भाव में बैठा है तो वो अपने समाज में सांसारिक उसके लिए बुद्धि का सदुपयोग कर पाता है। और कर्क बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें महिलाओं को या माता को रिप्रेजेंट करता है और बुध का बैठना वहाँ ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क, आपकी बुद्धि जो अपने माँ के प्रति जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी आप रखते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी प्लैनेट का किसी भी हाउस में बैठना, हम जो बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली है काल पुरुष की कुंडली, उससे भी एक कंपैरिजन जरूर रखें दिमाग में ताकि आपको सटीक उसका जो निचोड़ है, गिस्ट है वो मिल सके। यही भृगु सरल पद्धति का आधार है। क्लियर होगा? तो बुद्ध यहाँ पर कुल मिला के आपको बुद्धिमान तो बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बुद्ध का जो सही स्वरूप है, देखिए बुद्ध जितना ज़्यादा फेवरेबल मूड में आ जाते हैं सूर्य के साथ, बुध आदित्य योग में आ जाते हैं या एक्सेल्ड हाउस में कन्या राशि में बैठकर जो रूप दिखा सकते हैं वो रूप यहाँ नहीं दिखाएंगे। हाँ, आपको इस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर्क संबंधी कार्यों में, बिल्कुल इमोशनली किसी के साथ अटैच होना है, उस बुद्धि का इस्तेमाल कर वहाँ कर रहे हैं। क्लियर होगा? तो ये बात याद रखना है, क्योंकि आप जन्म से कर्क लग्न वाले हैं तो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है? आपने चंद्रमा के उस गुण को इंपॉर्टेंस दिया है और उस चंद्रमा के गुण में ही, यहीं पर ही स्वयं बुद्धि की देवता बुद्ध विराजमान है। मतलब आपका बुद्धि जो है, या कह सकते हैं आपने बुद्धि को वेपन की तरह इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन वो वेपन किससे ज़्यादा प्रभावित है? ये वेपन इट इज़ ए इमोशनल वेपन। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, इस शब्द को समझिएगा कि आपने अपने उस बुद्धिमत्ता के हथियार को कहीं और बिठा देते। जैसे मान लीजिए बुद्ध यहाँ बैठता तो बड़ा शार्प बुद्धिमत्ता इस प्रकार से इस्तेमाल करता, वहाँ भी एक विरोधाभास तो रहता ही है, क्योंकि मंगल और बुद्ध, मंगल बुद्ध को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ भी एक विरोधाभास है और वो विरोधाभास आपको बीच बीच में बेचैन कर देता है। जो कहता है ना एकदम आनंददायक जीवन, कोई इस प्रकार की बेचैनी इस बुद्धि को लेकर नहीं महसूस होती, वो तभी हो सकता है जब बुद्ध, जो बुद्धि के देवता हैं, वो स्वग्रही होकर बैठे, एक्सेल्ड होकर बैठे, तो ये महसूस होता है। याद रखिए, कई जगह कई दफ़ा हम बृहस्पति से भी ज़्यादा एडवांटेज देते हैं बुद्ध को, क्योंकि ये बात करता है इनर अवेकनिंग की। जो भी बात करता है हमारे मिड ब्रेन या हमारी जो शरीर की वो शक्तियाँ जिनसे हम अपरिचित हैं, उनका भास सिर्फ कौन करवा सकता है? उनका भास हमें बुद्ध करवा सकता है। तो बुद्ध का, जैसे मान लीजिए कुंडली का कोई आत्मकारक है और आत्मकारक के साथ बुद्ध बैठ जाए, या बुद्ध स्वयं आत्मकारक होकर जो हमारे कुंडली का बाय डिफ़ॉल्ट आत्मकारक होता है। ये दृष्टि कौन सी बता रहा हूँ आपको? ये दृष्टि जैमिनी पद्धति की दी हुई है कि आत्मकारक कुंडली के बाय डिफ़ॉल्ट आत्मकारक के साथ मिलकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा गेन्स होने की संभावना होती है। मन का स्वामी चंद्रमा में बैठ जाए तो कहना ही क्या, लग्न का स्वामी भी बैठ जाए तो कहना ही क्या। तो ये जरूर देखना आपको कि किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा डिग्री है। अगर मान लीजिए बुद्ध आत्मकारक बन जाते हैं और आत्मकारक बन के प्रथम भाव में बैठते हैं
तो फिर तो आप इसमें कोई दो राय नहीं, अपने आप को शांत रखने में आपके जीवन का जो ध्येय वो उसको आप समझते हैं। क्लियर होगा? यानी आत्मकारक का लग्न में बैठना कुछ कुछ इसी प्रकार का सिग्निफाई करता है जैसे लग्नाधिपति स्वयं लग्न में बैठा है। बिकॉज जैमिनी पद्धति ने तो साफ साफ कहा है कि जो आत्मकारक है उसको हम सबसे ज़्यादा टॉप पर रखते हैं, आपका नजरिया उसके तरह होता है। जैसे हम पराशरी पद्धति में मानकर चलते हैं कि भाई लग्नाधिपति के पास पावर है, तो मान लीजिए लग्नाधिपति कहीं खराब स्थिति में है लेकिन आत्मकारक लग्न में बैठे हैं, या आत्मकारक कोई ऐसी लोकेशन सर्च कर लेते हैं जहां पर लग्नाधिपति भी बैठे हैं और राशि अधिपति भी बैठे हैं, तो वो इक्वलेंट टू वैसा ही माना जाएगा कि जैसे फर्स्ट हाउस में बहुत स्ट्रांग लग्नाधिपति विराजमान है। तो आत्मकारक को कम नहीं आंकना आपको। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही सिग्निफाई करता है। वैसे बुध यहाँ द्वादश भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, ये याद रखिएगा। इस भाव का स्वामी अगर द्वादश में चला जाता है, द्वादश का स्वामी यहाँ चला जाता है, अगर ये परिवर्तन योग में आते हैं तो आपको फॉरेन लैंड में कहीं सेटलमेंट वगैरह देने में बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी फिलहाल बुध यहाँ आ गया है, अब चंद्रमा यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो ये परिवर्तन योग में काउंट होगा और ये योग आपको फॉरेन सेटलमेंट में बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी एक स्टेप तो हमने बढ़ाया है। क्लियर होगा? याद रखिएगा, क्योंकि ये स्वभाव से बेनिफिक प्लैनेट है, स्वभाव से अच्छाई देने वाला है, इसका 12वें स्थान का दोष कोई विशेष यहाँ लगने वाला नहीं है। याद रखिएगा, वैसे 6, 8, 12 और स्पेशली 6, 8 का लग्न में बैठने का दोष है, क्योंकि हम इनको अशुभ मानते हैं, इसको हम तटस्थ मानते हैं। क्लियर हो गया? स्वभाव से ये तटस्थ माना जाता है, इस घर का स्वामी है। अब अगर हम जैसे मान ली दोनों की लॉर्डशिप है इसके पास, ये है 3 नंबर प्राय अशुभ माना जाता है जैसे, तो 3 नंबर और ये तटस्थ, तो ओवरऑल मिलाकर बुध देखा जाए तो उसके पास संज्ञा आ रही है अशुभता की। लेकिन मैंने बताया आपको ये लोग अशुभता में भी एक शुभता रखते हैं, ये दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं। तो द्वादश भाव की चीज़ों को यहाँ ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि आपसे कहीं ना कहीं दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे करवाएगा, आप उनके साथ बातचीत में अच्छा आपका डिस्कशन रहेगा। और ये क्योंकि मोक्षा हाउसेस भी है, तो अगर मोक्षा हाउसेस का स्वामी ज़्यादा डिग्री को होकर या आत्मकारक होकर यहाँ बैठता है तो ये आपके लिए कोई इस प्रकार का मेडिटेशन प्रोग्राम चलाना है, इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? फिर हम बात कर लेते हैं, यानी फिलहाल जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। 12वें भाव का कोई ज़्यादा दोष यहाँ दिखाई नहीं देता है, उल्टा उस भाव की चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं तृतीय भाव, तीसरा भाव। तीसरा भाव आपके पराक्रम को बताता है, तीसरा भाव आपके भाई बहनों को बताता है, तीसरा आपके इनिशिएटिव कैसे लेते हैं आप, इस प्रकार की बात करते हो। तो जब इसका स्वामी अपने से 11 होकर लग्न में बैठता है, इसका मतलब है आपका जीवन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले आपके छोटे भाई बहन, उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे, क्योंकि लग्न में ही आपके ही उसमें बैठा है, तो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं, आप पर ही डिपेंडेंट है। और अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, बुध चंद्रमा को शत्रु मान सकता है, वो अलग बात। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एकदम एनिमी लेकर चलना है, नहीं। चंद्रमा तो यही कहता है कि आप हमारे घर में वेलकम है। जैसे कहता नहीं भाई, आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि मान लीजिए किसी पिता पुत्र में पिता पुत्र को बहुत स्नेह करता है, तो अपने घर में अगर वो रहेगा तो पिता बार बार उसको निहारेगा। बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है बट फिर भी उसको टेक केयर में कोई कमी नहीं होती है पिता की तरफ से, बिकॉज पिता बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो वो कुछ ऐसी बातें यहाँ दिखाई देती हैं बुध के प्रति चंद्रमा की। तो जब कभी भी चंद्रमा के घर में बुध बैठता है तो पिता जैसे कहते हैं छुप कर भी उस पर विशेष नज़र बनाए रखते हैं, तो इसलिए इनका कोई बुरा नहीं होता इस हाउस में, पिता पूरा ख्याल रखता है। बुध थोड़ा चिड़चिड़ा जरूर रह सकता है, क्लियर हो गया? बात बात पर इनकी भी बुद्धि विक्षिप्त हो सकती है, लेकिन वो दोबारा ट्रैक पर आ जाते हैं क्योंकि पिता फेवर करने के लिए बिल्कुल तैयार, अनकंडीशनल फेवर। क्लियर होगा? क्योंकि मित्र मान रहा है, बड़ा अजीब है ये संबंध। तो अपने से 11 होकर बुध बैठे हैं, तो जब अपने से 11 होकर बुध बैठते हैं तो वो प्राय 11 नंबर तो शुभता की तरफ। और मैंने वैसे भी बताया कि लग्न में और केंद्र में, देखो मैंने बताया केंद्र में कोई भी प्लैनेट, कोई चाहे वो पाप ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है, कोई भी प्लैनेट केंद्र में आने पर अपने बल को बढ़कर सबके सामने रखता है। क्लियर हो गया? तो कोई भी समाज में उसकी जो इमेज बनी है वो इमेज बड़े एरिया में उसका प्रभाव दिखाई देगा अगर वो केंद्र में त्रिकोण उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? तो ये स्वामी केंद्र में आने का उसको मौका मिला है, कैपिटल में आने का मौका मिला है, वो भी नॉट ओनली कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट,
मतलब ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, जैसे दिल्ली अलग चीज है, नई दिल्ली अलग चीज। दिल्ली का यानी इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल कहा जा सकता है नई दिल्ली। ऐसे ही अगर हम ये मान लेते हैं दिल्ली ये है न्यू दिल्ली, इसका कैपिटल। क्लियर हो गया, यानी कैपिटल का कैपिटल। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट जगह पर बुद्ध को आने का मौका मिला है, बिल्कुल भी ये इसको खाली खाली नहीं जाने देगा इस मौके को, उसको कैश कराने की कोशिश करेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पराक्रम आपका यानी बिना शक्ति का पराक्रम, वाणी से आप पराक्रम दिखाने का पूरा आपके अंदर मादा है, बल है। और ऐसे लोगों की फॉर्मल कम्युनिकेशन भी प्राय देखने में अच्छी आती है। इसमें चंद्र का इंप्रेशन ज़्यादा होता है, मीठी बातें बोलकर आप लोगों को एग्री करवा लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुण है आज के समय पर, उससे उनको लाभ ही होता है। क्लियर हो गया। और जब इन दोनों का संबंध बनता है तो ये भी बताता है कि भाई बहनों के साथ कोई इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं, कहीं खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा भविष्य में फायदा दिलाने वाला होता है, क्योंकि लग्न में बैठा है बुध। बस इसमें एक शर्त थोड़ी सी और देख लीजिएगा, चंद्रमा की स्थिति थोड़ी फेवरेबल हो तो फॉरेन लैंड में छोटे भाई बहनों के साथ या कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में फायदा दिलाने वाला होगा, आपको सुख दिलाने वाला होगा। यहां से बुध की 7वीं नजर पड़ रही है आपके पार्टनर के स्थान में। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम स्थान पर। तो पार्टनर हालांकि कर्क राशि के जो मकर आ रहे हैं तो स्वभाव से थोड़े से एग्रेसिव होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये फेवरेट प्लेस है मंगल का। और मंगल को कोई भी प्लेस फेवरेट कब लगता है, जब वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो, डोमिनेटिंग हो। तो ये राशि का स्ट्रक्चर मंगल को बहुत पसंद है। तो जो इनका पार्टनर होगा, कर्क लगन के ज़्यादातर पार्टनर जो होते हैं वो थोड़े स्वभाव से एग्रेसिव होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नंबर अब इसमें ये देखना है कि इस नंबर का स्वामी कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में बैठा है। अगर इस नंबर का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो इस व्यक्ति का पार्टनर है बड़ा, यानी कभी भी आपा ना खोने वाला होगा। याद रखिएगा, मकर में कई बार हम क्रोध भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि मकर में अगर एक्सेल्ड किया हो मंगल यहाँ बैठ जाता तो फिर वो थोड़ा सा स्वाभिमानी इसको कह सकते हैं, अहंकारी भी कह सकते हैं। स्वाभिमान की, क्योंकि उच्च के ग्रह जो होते हैं वो कब स्वाभिमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब अहंकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कुंडली के 1 ग्रह 2 ग्रह नीच के भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं होता है। क्लियर हो गया। और स्पेशली कुछ ऐसे हाउसेस में जहाँ इमोशनली हम अटैच होना चाहते हैं तो वहाँ पर नीच का ग्रह होना कोई बुरा नहीं। जैसे ये हमारे घर की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर नीच का कोई ग्रह बैठा है, ये नीच भंग होता है तो घर को लेकर बड़े केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी वाला नेचर ऐसा होता है। क्लियर हो गया। नर्चरिंग नेचर ऐसे लोगों का होता है। लेकिन अगर घर को लेकर भी हम बड़े एक्सेल्ड हैं तो उसका स्वाभिमान करेंगे, उसका अहंकार बन जाएगा वो स्वाभिमान। तो उच्च में यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा उच्च बनने पर वो अहंकार का रूप ले लेता है। अभी यहाँ पर ये बात बता रहा है कि कर्क लगन के प्राय पार्टनर जो होते थोड़े से डोमिनेटिंग होते ही हैं, लेकिन शनि की अच्छी स्थिति बुद्धि को काबू में रखती है। अब बुद्ध की ये जो दृष्टि है, आपको पता है बुद्धावतार से भी जोड़ा जाता है बुद्ध को, तो बुद्ध की ये जो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने वाली जो प्रवृत्ति है वो आपके पार्टनर में भी ट्रांसफर हो रही है। तो वो एक सुखद परिणाम लेकर आएगी आपके पार्टनर में। अगर इस प्रकार का कोई दोष भी है वो भी दूर कर रही है बुद्ध की ये नज़र, अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि शनि को लेकर वो शत्रु नहीं है, मित्र भी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन बुद्ध एक ऐसे प्लैनेट है जो दोनों ही लॉबी में रेस्पेक्ट मिलता है बराबर का। सूर्य की लॉबी हो चाहे शनि की लॉबी हो, बराबर का रेस्पेक्ट है। सूर्य तो डायरेक्ट संबंध है बुद्ध के बहुत अच्छे, और इस लॉबी में शुक्र के साथ बहुत अच्छे संबंध है, राहु के साथ संबंध अच्छे हैं, केतु के साथ भी अच्छे संबंध है बुद्ध के। शनि के साथ न्यूट्रल रहते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट इज बहुत अच्छे रिजल्ट है यहाँ पर। वो एक विरोधाभास है वो समझ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी हमने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना सीखना है कि यहाँ पर वो बॉडी को मोटा नहीं होने देता है। क्लियर हो गया, स्लिम रखता है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही माना जाएगा हमारे लिए आज के समय पे। तो दोस्तों ये था पहले भाव में बुध का फल कर्क राशि में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।